उत्तर प्रदेश का एक जिला है बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले में एक कस्बा आता है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद में उस्मान रहता था अपने परिवार के साथ। उसने अपने बड़े बेटे की शादी पास ही के गांव बिगेपुर की रहने वाली दरक्षा से कर दी थी। दरक्षा क्योंकि अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसका पति उसके जैसा नहीं था, इसलिए वो अपने पति को पसंद नहीं करती थी। शादी से पहले ही उसका प्रेम प्रसंग एक हिंदू लड़के सत्यवीर सिंह के साथ चल रहा था। तो दोस्तों, आज ये आपको चौंकाने वाली कहानी त्रिकोणीय प्यार की ऐसी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई जब एक औरत बिगड़ती है, जब एक औरत फिसलती है, तो क्या वो ऐसा भी कर सकती है। तो दोस्तों, मैं खुर्शीद अहमद भाई जी दास्ताने जिंदगी में नॉन स्टॉप इस कहानी को आज आपको सुनाने जा रहा हूं। बस आपसे यही रिक्वेस्ट होती है, एक शिकायत है आपसे थोड़ी सी, कि दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और शिकायत ये है कि आप लाइक बहुत कम करते हो, वीडियो पर लाइक बहुत कम आते हैं। तो प्लीज अगर आप एक लाइक कर दें, उंगली से टिक कर दिया करोगे, काले सफेद जो है उसको लाइक वाले निशान को इस तरह से जो बना हुआ होता है, तो उसमें हमारा हौसला बढ़ जाता है, हमें हिम्मत मिलती है और इसीलिए हम आपके लिए नई नई कहानी ढूंढ करके लाते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने कल से अब तक मुझे कमेंट किए हैं, नॉन स्टॉप सबका नाम लूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस बने रहिए मेरे साथ 5 मिनट के लिए। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी शुरू करता हूं नॉन स्टॉप जिला बुलंदशहर की त्रिकोणीय मोहब्बत पर आधारित ये कहानी। तो जिला बुलंदशहर के सिकंदराबाद में उस्मान अपने परिवार के साथ रहता था। उस्मान ने अपने लड़के की शादी दरक्षा से कर दी थी। दरक्षा क्योंकि अपने मायके गई हुई थी, इसलिए सरफराज उसे लिवाने के लिए उसके मायके दिल्ली गया हुआ था। क्योंकि गांव में जब वो रहते थे तो दरक्षा की शादी उन्होंने गांव से की थी, लेकिन दरक्षा की शादी करने के बाद वो फिर दिल्ली रहने लगे थे। दिल्ली जब उसे लेने जाता है, वापस जब आता है, तो घर में वापस सिर्फ दरक्षा आती है, सरफराज उसके साथ में नहीं आता। जब घर वालों ने पूछा कि बेटी सरफराज कहाँ है, तो कहने लगी कि वो गाजियाबाद में किसी काम से रुक गए हैं और मुझसे कहकर गए थे कि मैं 2 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, तुम घर चली जाओ। घर वाले शांत हो जाते हैं, सुकून के साथ हो जाते हैं। लेकिन जब शाम तक बेटा वापस नहीं आता तो उनको फिक्र होती है। इसी तरह से अब रात हो गई थी, काफी रात गुजर गई। घर वाले बहू के पास आते हैं कि बेटे दरक्षा, तुम्हारा पति जो है गाजियाबाद में किस काम के लिए कहकर गया था, कुछ बताओ थोड़ा, ताकि हमें कुछ तसल्ली मिले। हमें अपने बेटे की तरफ से बहुत परेशान हो रही है। तो कहती है कि पापा, आपसे ज्यादा परेशान तो मैं हूं। मेरा शौहर मुझसे 2 घंटे के लिए कहकर के रोका था गाजियाबाद में कि तुम घर जाओ और मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन आज जो है लगभग 6-7 घंटे हो चुके हैं। तुमसे ज्यादा परेशानी मुझे है, मेरा शौहर है, तो लेकिन इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। घर वाले उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थे। बहरहाल जो उसने घर वालों को बताया उसी को सुनकर वो खामोश हो जाते हैं। इसी तरह से सुबह हो जाती है, लेकिन सुबह तक भी ना ही तो सरफराज का कोई फोन आता है और ना ही उसकी कोई खबर आती है। बार बार वो दरक्षा से पूछ रहे थे, लेकिन दरक्षा उनको कोई भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रही थी। थक हार कर घर वालों ने पुलिस की शरण में जाने का फैसला कर लिया। कुछ मोहल्ले के गणमान्य लोगों के साथ वो पुलिस स्टेशन सिकंदराबाद जा पहुंचते हैं। सिकंदराबाद जाकर उन्होंने थाना प्रभारी को सारी बात बताई। कहने लगे कि हमारा बेटा अपनी बीवी को लिवाने गया था और कह करके गया था कि वो सीधा घर आएगा अपनी बीवी को लिवा करके, और उसकी बीवी कह रही है कि वो गाजियाबाद में किसी काम से रुक गया है। गाजियाबाद में ना ही तो कोई हमारा जानने वाला है और ना ही कोई हमारा ऐसा रिश्तेदार है और ना ही हमारे बेटे का कोई ऐसा काम गाजियाबाद में अटक रहा होगा जिसकी वजह से वो कल से अब तक नहीं आया। हमें किसी अनहोनी की आशंका हो रही है। थाना प्रभारी उनसे पूछते हैं कि आपने ये अंदाजा क्यों लगा लिया कि आपके बेटे के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। कहने लगे कि हमारी बहू के चाल चलन ठीक नहीं है और
बहू के गांव का ही एक लड़का सत्यवीर सिंह उससे मिलने आता रहता था और सत्यवीर सिंह के उसके साथ नाजायज संबंध है। हो सकता है कि दोनों ने मिलकर हमारे बेटे को अपने रास्ते से हटा दिया हो, इसलिए हमें शंका है। जैसे ही थाना प्रभारी इस बात को सुनते हैं, उनके बेटे सरफराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा लेते हैं और फिर वापस उनके साथ उनके घर पर आते हैं और बहू दरक्षा से सवाल जवाब करने शुरू कर देते हैं। जैसे ही थाना प्रभारी दरक्षा से सवाल जवाब करते हैं तो वो उनको भी कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाती है। थाना प्रभारी समझ चुके थे कि दरक्षा के पेट में बहुत लंबी दाढ़ी है, जितनी ये जमीन के ऊपर दिखती है इतनी ही ये जमीन के नीचे है। दरक्षा क्योंकि अपने आप में जो बात एक बार कह दी थी उसको वो बदल बदल कर हर आदमी के साथ वो इसी तरह से घुमा फिरा कर बात कर रही थी। बहरहाल क्योंकि पुलिस की पैनी नजर जो है मुजरिम को पहचान लेती है, थाना प्रभारी समझते हैं कि जरूर हो ना हो हमें कोई भी सुराग या कोई भी सबूत जो मिलेगा या वो दरक्षा से ही मिलेगा। इसलिए वो पुलिस कांस्टेबल से दरक्षा को थाने आने के लिए कहते हैं। दरक्षा को थाने बुलाया जाता है। उसके बाद फिर महिला हेड कांस्टेबल से दरक्षा को एक तरफ ले जाकर उसको अच्छी तरह से समझा देते हैं कि दरक्षा से पूछो, अगर ये ठीक ठीक बताती है तो सही है, नहीं तो फिर इसके साथ में सख्ती करना। दरक्षा ने जब देखा कि अब पुलिस वाले उसके साथ सख्ती करने जा रहे हैं तो फिर वो बता देती है कि गाजियाबाद में सत्यवीर और उसके 2 दोस्तों के साथ मेरा पति सरफराज चला गया था। उसके बाद में मुझे नहीं पता कि उसके बाद में वो उसे कहां ले गए। इतना सुनने के बाद जब सत्यवीर का नाम सामने आ जाता है तो अब पुलिस गांव बेगीपुर पहुंचती है और सत्यवीर की तलाश में लग जाती है। सत्यवीर घर से गायब था, वो उनको नहीं मिलता है। बहरहाल मुखबिरों का जाल फैलाया जाता है और मुखबिरों की सूचना पर पता चलता है कि सत्यवीर गाजियाबाद के रास्ते होते हुए सहारनपुर जाने वाला है। बीच रास्ते में ही पुलिस जहां पर जो रास्ता गाजियाबाद से सहारनपुर की तरफ जाने वाला था वहां पर नाका लगा देती है, चेकिंग शुरू कर देती है। गाड़ी का नंबर और गाड़ी की पोजीशन मुखबिरों ने पहले ही थाना प्रभारी को बता दी थी कि जैन गाड़ी में वो आएगा। जैसे ही वो गाड़ी जिसको मुखबिर ने बताया था इस तरह की गाड़ी जब दिखाई देती है तो उसको रोक लिया जाता है। गाड़ी जब रुकती है तो थाना प्रभारी को जिसकी तलाश थी सत्यवीर और उसके 2 साथी वो उसी गाड़ी में मिल जाते हैं और फिर उन्हें गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन सिकंदराबाद लाया जाता है। सिकंदराबाद पहुंचने के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो पहले तो हर शातिर अपराधी की तरह उन्होंने भी पुलिस को इधर उधर टहलाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपना असली रूप उनको दिखाया, उनके पिछवाड़े पर 2-4 पट्टे लगाए तो जल्द ही वो टूट जाते हैं और सत्यवीर सरफराज की हत्या का जुर्म कबूल कर देता है और कहता है कि हमने सरफराज को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। जैसे ही थाना प्रभारी ये बात सुनते हैं उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब तक जिस शख्स की गुमशुदगी की उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कर रखी थी, अब उसको बदलकर हत्या के आरोप में यानी हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब वो सत्यवीर से पूछते हैं कि आखिर तुमने सरफराज का खून क्यों किया, तो वो जो खुलासा करता है वो भी बड़ा चौंकाने वाला था। दरक्षा जिस गांव में रहती थी बेगीपुर में, वहां उसी गांव का रहने वाला था सत्यवीर सिंह। दरक्षा को आते जाते वो देखता था क्योंकि एक ही गांव में रहते थे, एक ही मोहल्ले में रहते थे। जो रास्ता था, जो निकलने आने जाने का रास्ता था, वो भी सत्यवीर का दरक्षा के घर की तरफ को ही होकर जाता था। दरक्षा जैसे जैसे जवान हुई उसकी खूबसूरती में इजाफा होता चला गया। जब जवान होने के बाद उसके जिस्म के अंगों में निखार आया, बदलाव आया, तो दरक्षा भला की खूबसूरत थी। सत्यवीर आते जाते उसको देखा करता, उसको घूरा करता था। दरक्षा जब जवान हुई तो वो भी कोई अब बच्ची नहीं रह गई थी। सत्यवीर की नजरों को वो देखती थी कि सत्यवीर उसे किन नजरों से देखता है।
एक दिन रास्ते में जाते हुए सत्यवीर दरक्षा को रोक लेता है और कहता है कि दरक्षा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं तुम्हें काफी दिनों से तुमसे बात करने की सोच रहा था, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था जो मैं तुमसे कुछ कहता। आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करता हूं। अगर तुम्हें मेरा प्यार कबूल है तो बता दो, नहीं तो मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा। जब दरक्षा सत्यवीर की बात सुनती है तो वो भी अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि सत्यवीर, क्या तुम यही सोचते हो कि तुम अकेले प्यार करते हो? मैं भी तुमसे प्यार करती हूं। अब दोनों का मिलना जुलना शुरू हो गया था। छोटी छोटी मुलाकातें होने लगी थी। अभी उनके बीच नाजायज संबंध ऐसे नहीं बने थे। कच्ची उम्र का प्यार था, क्योंकि दरक्षा नई नई जवान हुई थी। सत्यवीर एक लगभग 22-23 साल का खूबसूरत हट्टा कट्टा नौजवान था। दरक्षा सत्यवीर के प्यार को ठुकरा नहीं पाई थी। बहरहाल इस प्यार के उनकी भनक जो है दरक्षा के घर वालों को लग जाती है। जैसे ही दरक्षा के घर वालों को मालूम हुआ कि उनकी बेटी दरक्षा एक हिंदू लड़के सत्यवीर से प्यार की पींगे बढ़ा रही है, तो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है और आनन फानन में उसकी शादी करने का फैसला कर लेते हैं। इससे पहले कि बेटी उनका मुंह काला कराए, वो उसकी शादी करा देना चाहते थे ताकि समाज में बदनामी से बच जाए, बिरादरी में और गांव में उनकी बदनामी ना हो। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, इस उम्र में दोनों ये नहीं देख रहे थे कि वो अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं। उनके प्यार को ये समाज कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। जैसे तैसे करके बुलंदशहर के सिकंदराबाद में सरफराज उनको पसंद आ जाता है और उसका निकाह उससे करा दिया जाता है। उसके बाद में दरक्षा निकाह होकर के सरफराज के घर आ चुकी थी, लेकिन सरफराज वैसा नहीं था जैसा दरक्षा पति अपने लिए चाहती थी। सरफराज एक नॉर्मल हल्की सी शक्ल सूरत का, बहुत ज्यादा खूबसूरत भी नहीं था, बहुत ज्यादा सेहतमंद भी नहीं था, बस काम चलाऊ था। दरक्षा ने कभी भी सरफराज को दिल से अपनाया ही नहीं था और उसने घर गृहस्थी को तो अपना लिया था, लेकिन वो सरफराज को कभी भी नहीं अपना पाई थी और सत्यवीर को भी अपने दिल से नहीं निकाल पाई थी। इसी तरह से शादी को लगभग 2 साल 2.5 साल का अरसा गुजर जाता है। उनके यहाँ एक बेटा भी पैदा हो जाता है, लेकिन बेटा पैदा होने के बाद भी सत्यवीर को दरक्षा भुला नहीं पाती है। असल में जिस मर्द की उसे चाहत थी वो तो सत्यवीर ही था। सरफराज में उसे अपने शौहर में वो बात नजर ही नहीं आती थी। रात के हसीन लम्हों में वो सरफराज को दुत्कार दिया करती थी। जब सरफराज उससे संबंध बनाया करता, उसके पास जाने की कोशिश करता, तो औपचारिकता के साथ मुंह फुलाकर पड़ी रहती थी। सरफराज जैसे तैसे करके उसके साथ संबंध बनाता, लेकिन वो भी आए दिन इसी बात को लेकर दोनों के बीच में तकरार होती रहती थी। लेकिन कभी भी दरक्षा ने सरफराज को अपनाया ही नहीं था। शादी होने के बाद में दरक्षा अक्सर अपने घर आया जाया करती थी। इसी घर आने जाने में एक दिन लगभग 3 साल बाद शादी के दरक्षा की मुलाकात सत्यवीर से हो जाती है। जब सत्यवीर से उसकी मुलाकात हुई तो दोनों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा। सत्यवीर जब दरक्षा का हालचाल पूछता है तो उससे कहता है कि दरक्षा, तुम कैसी हो, क्या हाल है तुम्हारा? दरक्षा कुछ सूनेपन से कह देती है कि बस जी रही हूं, टाइम पास हो रहा है। फिर वो कहती है कि तुम बताओ सत्यवीर, तुमने शादी की कि नहीं की? सत्यवीर कहता है कि दरक्षा, मैंने तुमसे प्यार किया था, शादी के बारे में तो मैं सोच ही नहीं सकता। इस टाइम इमोशनल ब्लैकमेल जो सत्यवीर ने उसको किया था, वो उसके इमोशनल ब्लैकमेल से बच नहीं पाती है। सत्यवीर आगे कहता है कि मैंने जिंदगी में यही सपना देखा था कि तुम मेरी पत्नी बनो और मैं किसी दूसरी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की और ना ही कभी जिंदगी में शादी की सोचूंगा। तुमने भले ही शादी कर ली हो, शादी करके अपना घर बसा लिया हो, तुम्हारे बच्चा भी हो गया है, लेकिन मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा। तुमने तो मुझे बुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बुला पाया हूं।
दरक्षा जब सत्यवीर के ये प्रवचन सुनती है, उसकी बातें सुनती है, तो वो पिघल जाती है। कहती है कि सत्यवीर, मैंने शादी घर वालों के दबाव में की थी, अपनी मर्जी से नहीं की थी। अपनी मर्जी से तो मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। आज तक मैं भी तुम्हें बुला नहीं पाई हूं। तुम्हारे साथ मिलना जुलना, तुम्हारे साथ वो मुलाकातें, तुम्हारे साथ गुजारे हुए वो एक एक पल आज भी मुझे याद है, और आज भी मैं अपने पति से खुश नहीं हूं। जब ये बात सत्यवीर उससे सुनता है तो उसकी बाछें खिल जाती है, उसकी मन की मुराद पूरी हो जाती है। यही सुनना चाहता था वो कि वो उसके लिए अब भी फिक्रमंद है या नहीं। जब दरक्षा की बात सत्यवीर सुनता है तो उसको भी यकीन हो जाता है कि अभी दोनों के दिलों के अंदर मोहब्बत जिंदा थी। दरक्षा के अंदर भी शादी होने के बाद उसकी मोहब्बत मरी नहीं थी। बहरहाल अब उन्होंने मिलना जुलना शुरू कर दिया था। उसके बाद एक दिन एकांत में जब सत्यवीर और दरक्षा मिलते हैं, इसी तरह आने वाले फ्यूचर के बारे में अपने सोचने लगते हैं। सत्यवीर कहता है कि दरक्षा, जिस तरह से तुम्हारा पति तुम्हारे साथ है और तुम उसके साथ खुश नहीं हो, तो क्या सारी जिंदगी इसी तरह से गुजारोगी? तो दरक्षा कहती है कि मैं इसके अलावा कर भी क्या सकती हूं। आज तक लगभग मेरी शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन एक दिन भी मैंने खुशी के साथ उसके साथ संबंध नहीं बनाए हैं। सत्यवीर उसको कहता है कि दरक्षा, अगर तुम्हें मुझसे इतना ही प्यार है और अगर तुमने अपने पति के साथ आज तक कभी भी संबंध खुशी के साथ नहीं बनाया है, तो आज मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता हूं। आज मैं तुम्हें जी भर के प्यार करना चाहता हूं। दरक्षा एक कटी पतंग की तरह सत्यवीर की बाहों में गिर जाती है, उसको चूम लेती है, कस करके उसकी बाहों को बाहों में जकड़ लेती है। उसके बाद दोनों वासना के समंदर में गोते लगाने लगते हैं। आज सत्यवीर और दरक्षा एक दूसरे में समा गए थे। आज से पहले उनके बीच कभी भी संबंध नहीं बने थे, सिर्फ दूर दूर की मोहब्बत थी, लेकिन आज दोनों के तन मिल चुके थे। दरक्षा सत्यवीर की बाहों में आकर निहाल हो गई थी। आज जो उसे खुशी मिली थी, वो खुशी उसने अपने शौहर सरफराज के साथ 3 सालों में कभी भी नहीं महसूस करी थी। वो सत्यवीर से कहती है कि सत्यवीर, आज जो तुमने मुझे सुख दिया है, इस सुख की तलाश में मैं तुमसे पहले ही मोहब्बत करती थी। ये सुख आज तक मुझे मेरा शौहर नहीं दे पाया है। तो सत्यवीर कहता है कि अगर यही सुख तुम्हें जिंदगी भर चाहिए, तो फिर तुम्हें मेरी पत्नी बनना होगा, सरफराज को छोड़ना होगा। दरक्षा कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी, और फिर वो 2-4-5 दिन रह करके अपने घर यानी अपनी ससुराल चली जाती है। हर वक्त वो सत्यवीर के बारे में ही सोचती रहती है कि आखिर सरफराज से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। इसी आने जाने में और इन्हीं मुलाकातों में अब सत्यवीर उसकी ससुराल में भी आ चुका था। जब वो उसकी ससुराल में जाता तो अपनी ससुराल में सत्यवीर का परिचय वो मुंह भोले भाई की तरह कराती और कहती कि हमारे गांव का है, भले ही हिंदू है तो क्या हुआ, लेकिन ये मेरा मुंह बोला भाई है, इसलिए यहां आने से इसको कोई नहीं रोक सकता। घर वाले भी ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते थे, और होता भी है, अगर किसी गांव की लड़की की शादी कहीं दूर हो जाती है और उस गांव में हिंदू मुसलमान सब मिलकर के रहते हैं और कोई हिंदू उस लड़की के घर पहुंच जाता है, तो उसकी ससुराल वाले उसको उसी नज़र से देखते हैं जैसे कि उसके घर वालों को देखते हैं। अब अंदर का थोड़ा ही पता होता है कि कौन क्या है। बहरहाल जब सत्यवीर का उसकी ससुराल में आना जाना शुरू हुआ तो एक दिन घर में कोई नहीं था। दोनों को मौका मिल जाता है और दोनों एक कमरे में बंद हो जाते हैं, और फिर सत्यवीर दरक्षा की ससुराल में ही उसके साथ वासना का खेल खेलता है। दोनों के जब तन की आस ठंडी हो जाती है तो दोनों नंग अवस्था में एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए पड़े थे कि अचानक घर में सरफराज आ जाता है। जैसे ही सरफराज घर में आया और दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा, उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। वो सत्यवीर को भी गाली देता हुआ
घर के अंदर जाता है और उसको मारने की कोशिश करता है। सत्यवीर मौका देखकर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है, लेकिन दरक्षा कहां जाती। वो दरक्षा को खूब खरी खोटी सुनाता है, समाज की रुसवाइयां, समाज के ताने, और समाज से वो डराता है कि तुमने ये क्या किया। जिस लड़के को भाई कहकर तुमने यहां एंट्री दिलाई, आज उसके साथ तुम नंग अवस्था में पड़ी थी। तुम्हें क्या किया जाए, तुम्हारा कोई ईमान, धर्म, दीन, मजहब कुछ है भी नहीं। तुम मुसलमान होकर एक हिंदू लड़के को अपने घर बुलाती। बहरहाल जितना उसके मन में आया उसने दरक्षा को डराया, धमकाया, यहां तक कि उसने उसको मारा तक भी। अब इन्हीं बातों को लेकर जब उसके नाजायज संबंधों का सरफराज को पता चल गया तो आए दिन घर में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों को लेकर वो अपनी खुन्नस उसको मार करके उतारता था। अब दरक्षा पिटते पिटते उससे तंग आ गई थी। एक दिन दरक्षा फिर अपने मायके जाती है। फिर उसकी मुलाकात सत्यवीर से होती है। सत्यवीर को वो जब उसके साथ अतरंगी पलों में होती है, सत्यवीर उसके जिस्म पर पिटाई के निशान देखता है। तो वो उससे कहता है कि दरक्षा ये क्या है। तो दरक्षा बताती है कि ये तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है। मैंने जो तुमसे प्यार किया है, मैं जो तुमसे मिलती हूँ, तुम्हें भुला नहीं पा रही हूँ, उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। सरफराज को जब से तुम्हारे और मेरे संबंधों के बारे में पता चला है, वो जरा जरा सी बात पर मुझको पीटता है। तुम्हारी मोहब्बत की कीमत चुका रही हूं। उसके जख्मों को देखकर, उसके जिस्म पर उन निशानों को देखकर सत्यवीर का खून खौल उठता है और वो कहता है कि दरक्षा, अगर तुम कहो तो मैं सरफराज को ही रास्ते से हटा देता हूं। तुम अगर मेरा साथ दोगी तो फिर हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जब सरफराज इस दुनिया में ही नहीं रहेगा तो फिर तुम्हारा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। अपने पति के मरने के बाद तुम मायके आ जाना और फिर मैं तुम्हें भगा करके ले जाऊंगा। दरक्षा, क्योंकि उसके ऊपर सत्यवीर का नशा पूरी तरह से चढ़ा हुआ था, उन्होंने एक ऐसा खौफनाक प्लान बना लिया था जिसका रास्ता सीधे जो है वो जेल में जाता है। लेकिन जब आदमी के अंदर एक तूफान उठता है, उसके अंदर जब शैतान जन्म ले लेता है, वो शैतान उनसे ऐसे ऐसे कांड करा देता है कि उस वक्त में उन्हें किसी बात का डर नहीं होता। और यही सत्यवीर और दरक्षा के साथ भी हुआ था। उन्होंने सरफराज की मौत का खौफनाक प्लान बना लिया था। अब दोनों इस पर काम करना शुरू कर दिए थे। दरक्षा अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। उसने सत्यवीर से कह दिया था कि यहां से जाने के 2-4 दिन बाद मैं अपने पति से लड़कर अपने मायके दिल्ली चली जाऊंगी और फिर वो मुझे जब लेने आएगा, दोनों के बीच में सेटलमेंट हो जाती है। दरक्षा अपने घर अपनी ससुराल आ जाती है। सत्यवीर अब इस काम को करने के लिए 2 आदमियों की तलाश कर रहा था। उसे पता था कि वो इस काम को अकेला अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए उसने एक तो अपनी बुआ के लड़के रवि को तैयार किया और दूसरा एक और उसका दोस्त था किशन, उसको तैयार करता है। दोनों से कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना है, हमें एक मर्डर करना है। मेरी प्रेमिका बहुत ही मुश्किल में है, बहुत ही परेशानी में है, उसको उससे छुड़ाना है। जब तक वो मरेगा नहीं तब तक उसको छोड़ेगा नहीं। दोनों दोस्त कहते हैं कि भाई प्रेमिका तेरी है, तेरे साथ में हम मर्डर करेंगे, एक इंसान की जान लेंगे, हमें क्या मिलेगा। तो सत्यवीर कहता है कि तुम्हें क्या मिलेगा, सुनना चाहते हो, तुम्हें भी दरक्षा के साथ मजे करवाऊंगा। वो कहते हैं कि दरक्षा इस बात को मानेगी कि वो हमें भी अपने साथ संबंध बनाने देगी। तो सत्यवीर कहता है कि मैंने दरक्षा से ये बात पूछ ली है पहले ही कि भाई 2 लड़के मेरे साथ इस कांड में करने के लिए शामिल होंगे, लेकिन वो तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे। तो उसने भी हामी भर ली है। दोनों दोस्त एक औरत के साथ संबंध बनाने के लालच में सत्यवीर का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अपनी प्लानिंग के मुताबिक दरक्षा अपनी ससुराल में रह रही थी, वो किसी बात को लेकर सरफराज से झगड़ा कर लेती है और उस झगड़ा करने के बाद पहुंच जाती है अपने मायके। मायके पहुंची वो दिल्ली गए हुए उसे 10 दिन बीत गए थे।
फोन पर जब सरफराज की और दरख्शां की बात हुई, सरफराज अपने किए पर शर्मिंदा होता है और उसको वापस बुलाने की कोशिश करता है। तो दरख्शां कह देती है कि अगर तुम्हें मुझे वापस लेना है तो फिर मुझे दिल्ली से लेने के लिए आ जाओ। सीधा साधा सरफराज समझ नहीं पाया था कि आखिर दरख्शां के मन में क्या चल रहा है। जिस तरह से दरख्शां ने प्लानिंग करी थी, ठीक उसी तरह से काम पूरा चल रहा था। सरफराज उसके बहकावे में आ जाता है और फिर वो अपने घर दरख्शां को लेने के लिए बात कहकर दिल्ली पहुंच जाता है। दिल्ली वो रुकता है एक दिन और फिर वहां से अगले दिन दरख्शां को लेकर गाजियाबाद जब पहुंचा तो रास्ते में उसे सत्यवीर और उसके तीनों दोस्त अपनी कार से मिल जाते हैं। तीनों दोस्त कहते हैं कि हम भी दिल्ली किसी काम से गए थे और वहां से वापस आ रहे हैं। तो फिर वो पांचों के पांचों एक होटल में बैठकर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद सत्यवीर सरफराज से पिछले कर्मों की माफी मांगता है कि भाई मुझसे गलती हो गई थी, आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा और दरख्शां तुम्हारी बीवी मेरी बहन ही है। मैं बहक गया था, लेकिन जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे तब तक मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। सीधा साधा सरफराज उसकी बातों में, उसके बहकावे में आ जाता है और वो उसे माफ कर देता है। फिर सत्यवीर कहता है कि भाईजान एक काम है, थोड़ी देर के लिए आपको मेरे साथ चलना है। सरफराज कहता है कि कहाँ जाना है, तो वो बेगीपुरा उसके गांव ले जाने के लिए उसे कहता है। तो सरफराज अपनी बीवी दरख्शां को घर के लिए भेज देता है कि मैं सत्यवीर के साथ जा रहा हूं, तुम घर चली जाओ और 2 घंटे बाद आ जाऊंगा। सत्यवीर और उसके दोस्त उसे गाड़ी में बैठा करके जंगल ले जाते हैं और जंगल ले जा करके तीनों मिल करके उसका मर्डर करते हैं। सरफराज इतना ताकतवर नहीं था कि वो 3 हट्टे कट्टे लड़कों का मुकाबला कर सकता। उन्होंने जंगल में फावड़े से उसकी हत्या कर दी थी, जो कि उन्होंने पहले ही वहां पर छुपा करके रखा हुआ था। सरफराज की हत्या करने के बाद वो उसी फावड़े से एक गड्ढा खोदते हैं और उसी गड्ढे में उसकी लाश को दफन कर देते हैं। पुलिस के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी, सारा भेद खुल चुका था, उनका षड्यंत्र पुलिस के सामने आ चुका था। अब पुलिस लाश बरामद करने के लिए उस जंगल पहुंचती है। तीनों को ले जाकर के जब वो निशानदेही कराते हैं तो उस गड्ढे को खोदने के बाद सरफराज की लाश वहां से बरामद हो जाती है। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। अब घर वालों के पास सरफराज के लिए जिंदगी भर आंसू बहाने के अलावा और कुछ नहीं था। एक बेवफा पत्नी ने एक झूठे प्यार की खातिर, दुनियावी मसनूई प्यार के खातिर, अपने जिस्म की जरा सी प्यास बुझाने की खातिर एक सीधे साधे इंसान को अपने यारों के साथ मिलकर मौत के घाट उतरवा दिया था। और इस तरह की एक कहानी नहीं है दोस्तों, हजारों कहानियां ऐसी हैं जिन पत्नियों की बेवफाई की वजह से सीधे साधे पति को मौत के घाट उतरना पड़ता है। तो ये थी आज की सच्ची घटना जो मैंने आपको सुनाई। अब उन दोस्तों के नाम जिन्होंने कल से अब तक मुझे कमेंट किए हैं। तो दोस्तों जिन्होंने मुझे कल से अब तक कमेंट किए हैं, सबके नामों की लिस्ट मेरे पास है। विस्तार के साथ नाम लूंगा, सबके नाम आएंगे जिन्होंने भी कमेंट किया है। तो दोस्तों इंतज़ार करें अपने नाम आने का। तो सबसे पहले आते हैं साबिर, ज़िला गोपालगंज बिहार से। नवजोत सिंह, डिब्बीपुरा जलालाबाद पंजाब से। विक्की पटेल, सूरत से। और ये है जी सदराम विश्नोई, काकड़ राजस्थान से। दाऊद खान, उसके बाद आते हैं जुल्फ़िकार मैकेनिक, ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश से। महमूद भाई, अनिल लखनऊ से। आफरीन हयात, सवाई माधोपुर राजस्थान से। दाऊद राणा, गांव बेगी नज़र, गंगोह सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। मिट्ठू लाल, मध्य प्रदेश से। गुरुदयाल सिंह, बलौदा कुड़िया चिड़ावा झुंझुनू राजस्थान से। नासिर पठान, शोलापुर महाराष्ट्र से। मोहम्मद तालिब, और ये इन्होंने अपने परिवार के नाम भी लिखे हैं और इनके परिवार में इस तरह से इनके परिवार के नाम है मोहम्मद तालिब और शायद इनकी बेगम है हसीन बानो। बेटा मोहम्मद शादमान, मोहम्मद फरहान,
मोहम्मद उज़ैर और बेटी अक्सा बानो, और ये नेहटौर के हैं, ज़िला बिजनौर से, नेहटौर के ज़िला बिजनौर से हैं। तो अगर आपको भी अपने परिवार के नाम मुझसे बुलवाने हैं तो आप भी अपने परिवार का नाम लिख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं मुन्ना खान, बेरवाना हाथरस से, कुलदीप ठाकुर, शीश अमन यादव, जावेद अंसारी, अब्दुल मन्नान खान, ग्राम प्रधान शहाबुद्दीनपुर, ज़िला गाज़ीपुर से, और इनके बड़े बेटे का नाम मोहम्मद अली है और छोटे बेटे का नाम मोहम्मद अंशा है, खान है। मोहम्मद मुरसलीन और इनकी बेटी का नाम बबीरा है। ये भी हमारी कहानी को बड़े शौक़ से, रोज़ाना के हमारे श्रोता हैं, हमें सुनते हैं। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मुरसलीन भाई गंगो सहारनपुर से हैं। और डॉक्टर अब्दुल समी, अशोक रत्ती बंगा, शहीद भगत सिंह नगर पंजाब से, दिनेश शिवपुरी मध्य प्रदेश से, दलबीर भारद्वाज, मोहम्मद यूनुस सुजानगढ़ चूरू राजस्थान से, मोहम्मद अनवारुद्दीन हथियागढ़ गोंडा से, शीला निधि सुरेंद्र कुशवाहा पदरौना कुशीनगर से, विनोद करीर माला रामपुर से, अमर यादव इलाहाबादी, केदारनाथ सिंह प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से, और ये शायद मुंबई में रहते हैं, इन्होंने ऐसा कुछ लिखा था। आगे हैं जी गोपाल माली, ज़िला मंदसौर मध्य प्रदेश से, अब्दुल मन्नान बल्ला शेरपुर, ज़िला बिजनौर उत्तर प्रदेश से, सरोज कुमार सूरत से, सादिक खान कुंदरकी से, राजेश सिंह बुद्धापुर लंबुया सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, सुशीला राठौड़ सरवर, सुबोध कुमार बीएसएफ जवान सिलीगुड़ी से, नरसिंह कुशवाहा मध्य प्रदेश से, कॉलजे टेलर और इनके साथी हैं इस्लामुद्दीन अब्बासी, ऐनुल हक सैफी और इनका पूरा स्टाफ। उसके बाद आते हैं जी मुख्तार सिंह, अरुण कुमार चौबेपुर सैफई से, मेहताब आलम इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से, अब्दुल मोमित रियानपुर कटिहार बिहार से, सोनाली सिंह कुतब पाकिस्तान से, रज़ाक अंसारी बीएसएफ कैंप कोरापुट, रज़ाक अंसारी बीएसएफ कैंप कोरापुट ओडिशा से, महेंद्र सिंह जोसारी मकराना राजस्थान से, नासिर हुसैन रसाकुल से, अनिल कुमार इस्लाम नगर सहारनपुर से, विजय कुमार गौतम प्रयागराज से, हरतेंद्र प्रसाद, शशि प्रिया, वाजिद अली डासना गाजियाबाद से, शोएब अहमद कन्नौजी वर्धा महाराष्ट्र से। तो ये थे उन दोस्तों के नाम जिन्होंने कल से अब तक मुझे कमेंट किए थे। और दोस्तों इसी तरह से मुझे प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारी कहानी को सुनते रहिए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।